हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होम ट्यूशन। सो आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री का 8th चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे टूरिज्म का हिस्ट्री क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि ये लेसन मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 8.1 से, टूरिज्म इन द पास्ट। तो पास्ट का टूरिज्म देखते हैं कैसा था। द ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग इज क्वाइट ओल्ड इन इंडिया। इंडिया में जो ट्रैवलिंग का ट्रेडिशन है ये बहुत पुराना है। मतलब पहले के ज़माने में भी लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो ट्रैवल किया करते थे। पीपल यूज टू ट्रैवल फॉर वेरियस रीजन्स लाइक पिलग्रिमेज, गोइंग टू लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, इन सर्च ऑफ रिनोड टीचर्स एंड गुड एजुकेशन, फॉर ट्रेड एक्सेट्रा। इन ब्रीफ, फ्रॉम एंशियंट टाइम पीपल टुक टू ट्रैवलिंग फॉर वेरियस रीजन्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बताया गया है कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लाइक पिलग्रिमेज के लिए, जब कहीं दूर आपको दर्शन के लिए जाना है कोई टेम्पल में, तो उस ट्रैवलिंग को हम पिलग्रिमेज बोलते हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में जब आप जाते हो। गोइंग टू लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जब अलग अलग जगह पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं या फेयर्स, मेला लगता है, तो वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पर। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें अलग अलग जगहों की क्रिएटिविटी दिखाई देती है। वहाँ पर उस फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये भी हमें दिखता है। ओके, ये डिफरेंट प्लेसेस की अलग अलग होती है। अगर आप कोलकाता में दुर्गा पूजा जो सबसे फेमस है, अगर आप उसको देखोगे तो अलग अलग जगहों पर जो पंडाल का डिज़ाइन है, जो पंडाल का क्रिएटिविटी है, डेकोरेशन है, वो बहुत ही अलग होता है हर जगह पर। ओके, एंड सेम वे इन महाराष्ट्र में अगर आप गणेश उत्सव को देखोगे तो बहुत सारे जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है यहाँ पर। ओके, एंड अंदर का जो डेकोरेशन होता है उसमें भी क्रिएटिविटी दिखती है हमें। इन सर्च ऑफ रिनोड टीचर्स एंड गुड एजुकेशन। नाउ ये जो ट्रेडिशन है कि कौन सा बेस्ट स्कूल है, कौन सा बेस्ट क्लासेस है, कौन सा बेस्ट टीचर है, हम उनके पास ही एडमिशन लेंगे। तो ये आज भी चल रहा है और ये पहले भी चलता था। कुछ स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स बाहर से इंडिया आते हैं, तो ये भी क्या हो गया? ट्रैवलिंग हो गया। फॉर ट्रेड एक्सेट्रा। नाउ बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ओके, इन ब्रीफ, एंशिएंट टाइम के पीपल अपने जरूरत के हिसाब से ट्रैवलिंग किया करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज कलर बॉक्स में क्या दिया है जरा देख लेते हैं। डू यू नो द बुद्धिस्ट लिटरेचर टेल्स अस दैट गौतम बुद्धा ट्रैवल टू सेवरल सिटीज इन एंशिएंट इंडिया फॉर प्रीचिंग। नाउ यहां पर क्या बताया गया है कि अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ोगे तो उसमें यह जिक्र किया गया है कि गौतम बुद्धा बहुत से ऐसे सेवरल सिटीज में ट्रैवल किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उन्हें अपना जो नॉलेज था वो स्प्रेड करना था, लोगों को एजुकेट करना था। ठीक है, प्रीचिंग का मतलब हो गया जब वो लोगों को ज्ञान देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। ओके, सही गलत में फर्क सिखाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए गौतम बुद्धा ट्रैवल किया करते थे। Buddhist monks were ordinate not to stay at one place but keep traveling continuously to various places. Now यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, मॉन्क्स लोगों का ये एक रूल है कि वो कभी भी एक प्लेस में मतलब सेटल नहीं हो जाते, वो ट्रैवलिंग करते रहते। क्योंकि इनका मोटिव क्या है, इनका एम क्या है कि स्पिरिचुअल जो रिलीजियस जो एक ट्रेडिशन है, जो उसके बारे में जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करते रहना। तो गौतम बुद्धा जी ने भी यही काम किया था। रिलीजियस जो भी उनका नॉलेज था वो लोगों तक पहुंचा रहे थे अलग अलग पार्ट्स में। जैन मॉन्क साधुस ऑल्सो यूज टू ट्रैवल कॉन्स्टेंटली, तो ये भी वही काम किया करते थे। योंग शोंग द चाइनीज मॉन्क ट्रैवल टू इंडिया इन 1630 सीई। तो आप यहां पर देख सकते हो एक चाइनीज मॉन्क योंग शोंग नाम का, वो भी इंडिया में ट्रैवल किए थे इन 1630 को। इन द मेडिवल पीरियड संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक, रामदास स्वामी ट्रैवल एक्सटेंसिवली इन इंडिया, जो बहुत ही स्कॉलर्स थे, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थे। ओके, इनका एक ही मोटिव था कि डिफरेंट पार्ट्स में जाए और इस नॉलेज को हम स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाए। तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया था। ठीक है, कांस्टेंट ट्रैवल करते रहते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड वाला बॉक्स देख लेते हैं। सेकंड वाले बॉक्स में क्या दिया है? डू यू नो में बेंजामिन ऑफ टुडुला इज नोन एज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर डिस्कवरर। सो ये जो बेंजामिन थे ये पहले यूरोपियन ट्रैवलर थे। ही वॉज बॉर्न इन स्पेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1159 टू 1173। सो ये इनका लाइफ स्पेन है। He traveled to France, Germany, Italy, Greece, Syria, Arabia, Egypt, Iraq, Persia, India and China.
He maintained diaries of the accounts of his travel. His diaries are viewed as important historical documents. Now यहाँ पर ये जो बेंजामिन थे, इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया कि इन्होंने एक अपना डॉक्यूमेंट, एक डायरी इन्होंने मेंटेन किया. ये जहां पर भी जाते थे, ऑफ कोर्स उस जगह के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करती थी वो डायरी में नोट डाउन कर लिया करते थे. और इसी वजह से आज हमें वो सोर्स मिला है एज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. सो जरा सोच के देखिए, अगर बेंजामिन ये डायरी मेंटेन नहीं करता तो जो भी एज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के मिले हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड किया है, ओके, उनके अपने एक्सपीरियंस के, वो आज हमें नहीं मिलता. नेक्स्ट, मार्को पोलो. द इटालियन ट्रैवलर ऑफ द 13th सेंचुरी इंट्रोड्यूस्ड एशिया. नाउ जो मार्को पोलो थे ये इटालियन ट्रैवलर थे और 13th सेंचुरी में इन्होंने एशिया को एक्सप्लोर किया, ओके, स्पेशली चाइना टू यूरोप. ही स्टेड इन चाइना फॉर 17 ईयर्स. सो ये चाइना में 17 ईयर्स तक थे. नाउ इसका मतलब ये नहीं कि ये यहां पर सेटल हो गए थे, इन्होंने चाइना को पूरा एक्सप्लोर किया, ओके. ही रोट अबाउट द फ्लोरा एंड फाउना, सोशल लाइफ, कल्चर एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ एशिया. तो इन्होंने क्या क्या चीज कवर किया एशिया का? ये फ्लोरा एंड फाउना, अब बोलो तो नेचर, मतलब प्लांट के जितने भी स्पीशीज है, बर्ड्स के जितने भी स्पीशीज है, बटरफ्लाइज हो गए, ठीक है, ये सारी चीजों का इन्होंने एक क्या किया, डॉक्यूमेंट बनाया. सोशल लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंट बनाया कि 13th सेंचुरी में लोगों में जो सोशल लाइफ था वो किस तरीके से अपना लाइफ जीते थे, ठीक है, उनका पैटर्न क्या था, उनका बिहेवियर कैसा था, वो सारे इसमें लिखे गए हैं. कल्चर एंड ट्रेड सिस्टम, कौन से ऐसे कल्चर थे, किस तरीके के कल्चर थे, उस चीज के बारे में. एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ एशिया. नाउ ट्रेड सिस्टम मींस बिजनेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थे उनका भी एक डॉक्यूमेंट मार्को पोलो ने बनाया. Next, Ibn Battuta, the traveler of the 14th century, took the world on a virtual travel of the Islamic world with his travel account. Now, Ibn Battuta जी जो 14th century के ट्रैवलर थे, उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, ओके. अपने ट्रैवल अकाउंट में उन्होंने इस्लाम वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया है. ही वॉज ट्रैवलिंग फॉर 30 ईयर्स. आप सोच सकते हो 30 ईयर्स तक उन्होंने ट्रैवल किया है. ही हैड रिजॉल्व नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट. His accounts are helpful in understanding the medieval history and social life. So इनका एक रूल था कि जिस रास्ते से हम एक बार चल चुके हैं उस रास्ते से दोबारा नहीं जाएंगे. मतलब अगर हम एक रास्ते से आ चुके हैं कहीं पर तो वहां से बाहर निकलने के लिए हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे. सो इस तरीके से जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा और इब्न बतूता जी ने टूरिज्म को बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल बना दिया. तो आज जो हम गूगल मैप में देखते हैं, ओके, लॉन्ग कट होता है, उसमें शॉर्टकट भी दिखाते हैं, कहीं पर ट्रैफिक जाम है तो हमें गूगल मैप सजेस्ट करता है कि कौन सा रूट लेना है, ओके. सो ये पहले हो चुका है. और इनके जो अकाउंट्स है, इन्होंने जो भी मेंटेन किया है इंफॉर्मेशन, उसमें मेडिवल हिस्ट्री को हम बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं. एंड सोशल लाइफ, उस मेडिवल पीरियड में कैसा लोगों का लाइफ हुआ करता था, उनकी रहन सहन, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ओके, ये सब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है. जेरेडस मैकेटर ऑफ द 16th सेंचुरी वाज अ कार्टोग्राफर. सो ये जो जेरेडस थे ये एक कार्टोग्राफर थे. इनका काम क्या था? ही इज नोन फॉर क्रिएटिंग ए वर्ल्ड मैप एंड ग्लोब ऑफ द अर्थ. सो आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड मैप एंड ग्लोब बनाना एक कितना बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था टूरिज्म के लिए, ओके. क्योंकि अगर आपके पास मैप है, ग्लोब है, तो आप कोई भी डायरेक्शन या आप कहां पर हो और आपको वहां से कौन से तरफ जाना है, इस चीज का आप पता काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो. सो हिज वर्क प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड. सो यहां पर ये प्रूफ भी हो गया कि नेविगेशन के लिए इनका जो वर्क था वो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हुआ. चलिए टूरिज्म देखते हैं. टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज ट्रैवलिंग टू विजिट प्लेसेस इन डिस्टेंट रीजन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. कोई भी इंसान ट्रैवल क्यों करता है? जब तक उसको कुछ जरूरत नहीं आती, ओके, तब तक वो ट्रैवल नहीं करता. तो हर एक का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है ट्रैवलिंग के लिए, ओके. तो उसी को हम टूरिज्म बोलते हैं. इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सीई. सो हम कब की बात कर रहे हैं? 1850 के बाद की बात कर रहे हैं, मतलब लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. सो 1800 से 1900 वो 18th सेंचुरी था, 1900 से 2000 वो 20th सेंचुरी था, एंड अब 2000 से 2100
ये 21st सेंचुरी है जहां हम जी रहे हैं। द नेम ऑफ थॉमस कुक इज नोटवर्दी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म हिस्ट्री। सो यहां पर थॉमस कुक जो नाम है ये टूरिज्म हिस्ट्री में नोटवर्दी, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों, जरा देखते हैं। He organized a trip by railway from Leicester to Loughborough for about 600 people. So इन्होंने एक पहला जो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया वो 600 पीपल के लिए था। ओके, लेटर ये सक्सेसफुल होने के बाद में इन्होंने एक और ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जो कि राउंड ट्रिप था यूरोप का। नाउ इसमें भी इनको अच्छा खासा सक्सेस मिला। सो बाद में इन्होंने क्या किया, इवेंचुअली ही एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट्स। नाउ आप देख सकते हो अभी के टाइम पे भी कितने सारे ट्रैवल एजेंसीज है। सो इन्होंने भी अपना एक ट्रैवल एजेंसी खोला। यकीनन जैसे ये काम शुरू हुआ तो उनकी इनकम बढ़ गई। ओके, दिस अर्ली वेंचर, तो ये जो एक बिजनेस था ऑफ थॉमस कुक ओपन डोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म। सो मॉडर्न टूरिज्म अभी की बात कर रहे हैं। ओके, मॉडर्न टूरिज्म के लिए थॉमस कुक जी ने पूरा दरवाजा खोल दिया था ये वेंचर को स्टार्ट करके कि टूरिज्म में भी एक अलग सी दुनिया, एक अलग सा बिजनेस हो सकता है। सो इनका जो कंट्रीब्यूशन था टूरिज्म सेक्टर में वो काफी मेजर था। क्यों? क्योंकि 19th सेंचुरी में ट्रैवल एजेंसी खोलना और उसको स्मूथली रन करना मतलब कितनी बड़ी बात है। आप सोचो, एक बिजनेस उन्होंने हटके एकदम चालू किया और वो बिजनेस अच्छा खासा रन भी कर रहा है। तो कोई ऐसी चीज की इन्होंने शुरुआत की जो आज भी एक बहुत बड़े लेवल पर है। सो इसी वजह से टूरिज्म हिस्ट्री में थॉमस कुक का नाम बहुत ही ज्यादा नोटवर्दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस बॉक्स में क्या दिया है देखते हैं। डू यू नो द ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर वॉज प्रिवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। मीन्स इंडिया में जो ट्रैवलिंग का हिस्ट्री है वो पुराने जमाने से ही, एंशिएंट टाइम से ही वो बहुत ही प्रिविलेंट है। मीन्स वाइड स्प्रेड है, फैला हुआ है। मीन्स जितने भी लोग हैं इंडिया में वो अपने जरूरत के हिसाब से ट्रैवल किया करते थे एंड बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया करते थे। इस वजह से यहां लिखा है कि कॉर्नर टू कॉर्नर, तो दूर दूर तक ट्रैवल करना कोई आम बात थी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही वाइड स्प्रेड था हमारे इंडिया में। Vishnubhat Godse wrote down the account of his journey from Maharashtra to Ayodhya and back to Maharashtra. Now ये विष्णुवत जी जो थे इन्होंने एक जर्नी की थी। महाराष्ट्र से वो अयोध्या गए थे एंड अयोध्या से वापस महाराष्ट्र वापस आए थे। सो इस बीच जो भी उनके सफर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, वो सारी चीजों का उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया। उन्होंने वो सारी चीजें नोट डाउन की। सो आप बोल सकते हो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया। ओके, इट इज पब्लिश्ड एज अ बुक एंटाइटल्ड माझा प्रवास। सो उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को यूज करके उसके रेफरेंस से एक बुक पब्लिश किया गया और जिसका टाइटल क्या रखा गया, माझा प्रवास। माझा प्रवास का मतलब है कि जो जर्नी मैंने की थी उससे रिलेटेड सारी चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने नोट की थी, इस बुक में आपको मिल जाएगा। विष्णुवत ट्रैवल्ड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। नाउ ये बहुत ही एक क्रूशल टाइम था, वॉर चल रहा था, उस वक्त भी वो ट्रैवल किया करते थे। He was the eyewitness for many events related to this historical event. Now जाहिर सी बात है, अगर वॉर टाइम पे वो ट्रैवल किया करते थे तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट होंगे, बहुत से ऐसे इवेंट होंगे जो उन्होंने अपनी आंखों से लाइव देखा होगा। वो सारे इंफॉर्मेशन विष्णुवत जी ने अपने डॉक्यूमेंट में डिटेल में नोट डाउन किया था और इसी वजह से आज जो हम पढ़ पा रहे हैं वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से ही पढ़ पा रहे हैं। अगर उन्होंने ये सारी चीजें मेंटेन नहीं की होती तो आज शायद हम ये चीज को नहीं पढ़ रहे होते। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ओके, सो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि विष्णुवत जी जो थे वो बहुत सारे ऐसे मेजर इवेंट्स के आई विटनेस थे कि उन्होंने लाइव देखा था कितना क्रूशल सिचुएशन था तभी का, और लोग किस तरह से सफर कर रहे थे और तब की लाइफ कैसी थी। His accounts are full of detailed description about various incidents during this period. तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि उनके अकाउंट्स को अगर आप देखोगे, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की है, उसमें आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिनके डिटेल इंफॉर्मेशन आपको उस माझा प्रवास बुक में आपको मिल जाएगा। स्पेशली दोज अबाउट द लाइफ ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी।
तो विष्णु भट्ट जी के जो भी रेफरेंस थे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया था, उस रेफरेंस से जो बुक पब्लिश किया गया था माझा प्रवास, उस बुक में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लक्ष्मीबाई के लाइफ से रिलेटेड आपको उसमें मिल जाएगा। सो उस माझा प्रवास बुक में से एक इंसिडेंट लक्ष्मीबाई जी के लाइफ से रिलेटेड लिया गया है, एंड इसके पहले वाला जो चैप्टर है जो कि स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री है, उस चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। तो वो चैप्टर का भी वीडियो अवेलेबल है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा लिंक, तो वो भी आप देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है वो, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा उसमें, क्योंकि बहुत से ऐसे गेम्स के बारे में उसमें हमने बात की है, डिस्कस की है, जिक्र किया गया है जो हम बचपन में खेला करते थे, और बहुत ही मज़ेदार गेम्स के बारे में उसमें बात की गई है। तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और लक्ष्मीबाई जी के लाइफ से रिलेटेड कौन सा ऐसा इंसिडेंट इंफॉर्मेशन उसमें लिया गया है उस माझा प्रवास बुक से, वो भी आप देख लीजिएगा। We also get to know the nature of Marathi language of the 18th century. So इस बुक में आपको मराठी लैंग्वेज के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि उस पीरियड में किस तरीके से मराठी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो रहा था, या आप बोल सकते हो कि किस तरीके से जो मराठी पीपल थे, जो लोग थे, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, और किस तरीके से कौन से जगह पर जाके सेटल्ड हो रहे थे। ओके, सो ये पूरा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन माझा प्रवास बुक में मिल जाएगा। दिस बुक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। नाउ ऑब्वियसली हम अगर अब ये पढ़ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बुक, दैट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर ये बुक नहीं होता तो शायद हमें ये इतना जो भी हमने अभी पढ़ा ये हमें नहीं पता चलता। सो ये जो सोर्स है हिस्ट्री का, इस बुक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है उस पीरियड का, 1857 का, जिसमें हमें बहुत से ऐसे इंसिडेंट के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जो विष्णु भट्ट जी ने लाइव एक्सपीरियंस किया था। चलिए अब 8.2 टाइप्स ऑफ टूरिज्म देखते हैं। These days, tourism has become an independent field of local, interstate, national and international business. Now, आज के टाइम पे टूरिज्म कैसा है? बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे ये बिजनेस कर रहा है। द डिजायर टू विजिट नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड नेचुरल ब्यूटी, एंशिएंट सेंटर नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों के जो डिजायर्स है, ठीक है, अलग अलग जगह विजिट करने का, जैसे सबका एक एक अपना अपना एक एम है कि वो उनको कहाँ घूमने जाना है। ओके, वर्ल्ड टूर करना है, सिर्फ नेशनली नहीं, अपने देश का ही नहीं, इंटरनेशनली भी। सो ये जो डिजायर है, इस डिजायर ने इस टूरिज्म जो इंडस्ट्री है इसको और ज्यादा ऊपर लेके गए हैं। एंशिएंट सेंटर्स नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, पिलग्रिम सेंटर्स, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड साइट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा प्रमोट्स टूरिज्म। इसका मतलब है जब कोई भी एक जगह पर घूम के आता है तो वहां की जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, वो आके अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर बताता है। तो क्या हो जाता है, वो प्रमोशन हो जाता है। ओके, हम रिकमेंडेशन कब करते हैं किसी को, कुछ जो जगह, जो चीज अच्छी होती है उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विश टू विजिट नेचुरल एंड मैनमेड साइट्स। सो अब देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड से बात की जा रही है कि लोगों को नेचुरल जगह पे जाना, जो बहुत ही ज्यादा क्लोज टू नेचर हो, वहां पर जाना बहुत ज्यादा अभी पसंद है। मैनमेड साइट्स को देखना पसंद है, ठीक है, मतलब लोगों के द्वारा बनाए गए जो भी आर्ट है, जो भी स्कल्पचर है, वो सब देखना इन लोगों को पसंद है। विच ऑफर अ डिलाइटफुल एंड ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। सो काफी लोग ये चाहते हैं कि जो भी उनका एक नॉर्मल लाइफ है उसमें से थोड़ा सा वक्त वो निकाले, ब्रेक लेके घूमना चाहते हैं। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नेचर को क्लोजली देखना चाहते हैं। द प्लेस लाइक स्नो कैप्ड पीक्स, बीचेस, प्रिस्टाइन जंगल्स which were neglected previously become important location of tourist interest. Now बहुत से ऐसे जगह है जो मतलब गुमनाम और सुमसाम पड़े हुए थे। ओके, पहले के टाइम में ये सब जगह पे मतलब ध्यान नहीं दिया जाता था, कोई भी नहीं विजिट करता था। लेकिन अब जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री इंक्रीज हुआ, ठीक है, आगे बढ़ा, तो इन्होंने देखा कि पुराने जो जगह है उनमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे, तो क्यों ना जो भी जगह ऐसे गुमनाम सुमसाम पड़े हुए हैं उनको भी एक्टिव कर दिया जाए। ओके, सो उनको रिनोवेट किया जाता है, या फिर जो नेचुरली है उनको वैसे ही रखा जाता है, सिर्फ सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, और लोग विजिट करने लगे हैं ये सारी जगहों पर।
Mass media began to make special audiovisual presentation highlighting places of tourist interest. Now यहाँ पर मास मीडिया क्या है? टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे क्या है? मास मीडिया है। ये मास नंबर तक पहुंच सकते हैं। इनमें अगर मैं एक ऐड चला दूं टीवी में तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग इसको वन टाइम मतलब एक ही टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको देखा जा सकता है। तो इसीलिए इसको मास मीडिया बोला गया है। तो मास मीडिया से अब क्या किया जाता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर कोई एक स्टेट हो गया, ओके, उसका जो भी टूरिस्ट अट्रैक्ट प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उनका एक कंपाइलेशन बनाया जाता है, एक छोटा सा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाया जाता है और उसको एज अ एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट किया जाता है मास मीडिया में। सो इससे क्या होता है, लोगों को देखने मिलता है कि हाँ कहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं। ओके, सो आपने बहुत बार देखा होगा गुजरात टूरिज्म, केरला टूरिज्म, ओके, ये जो दो ऐड आते थे ये सेलिब्रिटी प्रमोट करते थे। बीच में श्रीलंका टूरिज्म भी आया था। ओके, सो ये सारी जो है ये प्रमोशंस है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। टूरिज्म कैन बी ब्रॉडली टाइफाइड इनटू लोकल टूरिज्म, interstate tourism, international, religious, historical, health, science, agro-tourism, sports based on special events, etc. So बहुत सारे टाइप्स के टूरिज्म है, जरा देखते हैं, हर एक का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Local and interstate tourism. This kind of tourism is not very overwhelmed because it is within one's own country. It does not cause difficulties of language, procuring currency and documents. More so, we can plan it at the time suitable to us. So ये जो है लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, ये उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा नहीं होता है क्योंकि ये हम अपने ही कंट्री में हम ट्रैवल करते हैं। ओके, सो आप बोल सकते हो कि जो वीकेंड्स में हम प्लान बनाते हैं ना कहीं थोड़ा सा दूर जाने का, ठीक है। सो आप एग्जांपल ले सकते हो कि जब आपको वीकेंड्स में छुट्टी मिलती है या फिर 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाती है ऑफिस से, ओके, सो आप प्लान करते हो कि कहीं ना कहीं जाना है तो थोड़ा दूर जाना है, लेकिन आप कंट्री से बाहर नहीं जा रहे हो, आप स्टेट के अंदर ही, ओके, वहीं पर आप घूमने जा रहे हो। तो ये चीज़ है कि लोकल और इंटरस्टेट टूरिज्म है। ऐसे ट्रैवलिंग में लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप अपने ही कंट्री में कहीं भी घूमने जाइए। जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी वो तो आती ही है सबको, ओके। और करेंसी और डॉक्यूमेंट्स का इधर कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम अगर इंडिया के अंदर ही है तो इंडिया का करेंसी ही चलेगा। एंड डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप इंडियन हो और आपकी एज क्या है और आपका नाम क्या है। मोर सो वी कैन प्लान इट एट द टाइम सुटेबल टू अस। सो हमें जब भी जैसा भी मौका मिल जाता है हम इंटरस्टेट या लोकल टूरिज्म कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आता कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी फिर ही हम जा पाएंगे। ओके, इंटरनेशनल टूरिज्म। Now it has become easier to travel because of the easy availability of a number of options of railway, marine and air transport. Now यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे रेलवे, मरीन और एयर ट्रांसपोर्ट ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है सबके लिए। ओके, मरीन ट्रांसपोर्ट हैज लिंक्ड द कोस्टल रीजन, और मरीन ट्रांसपोर्ट जो है वो कोस्टल रीजन के साथ कनेक्टेड है। ऑब्वियसली मरीन जो है वो वाटरवे है, और वाटरवे से जब आप क्रूज से जाते हो तो जब आप उतरोगे तो वो आप कोस्टल रीजन पे ही उतरोगे, इसीलिए वो कोस्टल रीजन से कनेक्टेड है। सो ये तीनों जो रूट है, वाटरवे, रेलवे और एयरवे, ओके, ये तीनों रूट जब इजीली अवेलेबल हो गया तो टूरिज्म जो है, इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो ज़्यादा ईजियर हो गया सबके लिए। ओके, देयर इज ए ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट, तो एक ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट भी है, आप देख सकते हो तस्वीरों में। एविएशन हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर। नाउ जिस तरीके से इंटरनेट ने पूरी दुनिया को मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज ला लिया सबको, ओके, उसी तरह एविएशन ने भी यही काम किया है, क्योंकि एयरवे से हम कहीं पर भी जा सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट कम टाइम पे एज कंपेयर टू मरीन एंड रेलवे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं जाना है जहां पर रेलवे से जाने के लिए आपको 24 आवर्स लगते हैं, वहीं पर आप अगर एविएशन एयरवे से जाओगे सो आपको वहां पर 2 से 3 घंटा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की बात हो रही है, 1-1.5 घंटे में भी हम पहुंच जाते हैं। ओके, फॉर सपोज अगर आपको ट्रैवल करना है आउट ऑफ कंट्री, सो 2 वे है, एक है वाटरवे, एक है एयरवे। ओके, सो वाटरवे से आप जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ओके, एज कंपेयर टू एयरवे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 2 दिन या 3 दिन भी लग जाता है। नाउ वहीं पर अगर आप
एविएशन लाइन से जाओगे तो आपको 3 से 6 घंटे के अंदर आप पहुंच जाओगे वो जगह पर। तो इस वजह से एविएशन सेक्टर के वजह से जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है। ओके, लोगों को अगर कहीं पर मीटिंग करनी होती है आउट ऑफ कंट्री तो वो बहुत ही कन्वीनियंटली जा सकते हैं और उसी दिन वापस आ भी सकते हैं, बस कुछ घंटों का फासला है। ओके, वहीं पर आप अगर वाटरवे से जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। रोडवे का सवाल नहीं उठता क्योंकि रोडवे कनेक्टेड नहीं है आउट ऑफ कंट्री के लिए। ओके, so because the economic liberalization policy of the Indian government, the number of people traveling back and forth from India has increased considerably. So हमारे इंडिया में ये पॉलिसी है कि फ्रीली इंडिया से कोई भी कहीं पर ट्रैवल कर सकता है और आउट ऑफ कंट्री से भी कोई भी इंडिया में ट्रैवल कर सकता है। सो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी होने के वजह से इंडिया में जो भी ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब इंडिया से बाहर जाने की भी और इंडिया में फॉरेनर्स का जो ट्रैवलिंग है वो भी बढ़ गया है। दे इंक्लूड पीपल ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज, रिलैक्सेशन, साइट सीइंग एंड प्रोफेशनल असाइनमेंट्स। सो आप बोल सकते हो कि पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर भी जाते हैं और फॉरेनर्स भी इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। रिलैक्सेशन मतलब हो गया आप बस वैकेशन के लिए जा रहे हो, साइट सीइंग, ओके, ये वैकेशन में आ गया कि आप जस्ट रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हो। एंड प्रोफेशनल असाइनमेंट मतलब अगर आपका कोई प्रोफेशनल काम है, कोई मीटिंग्स है जो मैंने बताया आपको, ओके, अगर आप बिजनेसमैन हो, सो उस टाइप के लिए भी बहुत ज़्यादा इंडिया में क्या हुआ है, कंसिडरेबली जो ट्रैवलिंग है वो बढ़ गया है। ऑल्सो फॉर शूटिंग ऑफ फिल्म्स, सो फिल्म्स का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि शूटिंग जो होती है वो भी आजकल हमें पता है कि एक लोकेशन पे नहीं होती, अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस में होती है। बहुत बार आउट ऑफ कंट्री में भी शूट किया जाता है, ओके, अच्छे खासे बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग व्यू वाले लोकेशंस पे। वन नीड्स टू प्रोक्योर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड। सो ये बहुत ही कॉमन सा है, बेसिक सा है कि अगर आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ज़रूरत है, बेसिक है। ओके, पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप किस काम के लिए बाहर जा रहे हो, उस काम के लिए वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। हिस्टोरिकल टूरिज्म, नाउ ये टूरिज्म जो है ये जो लोगों का जो इंटरेस्ट है हिस्ट्री में है, ओके, पुरानी चीज़ों में है, जो उस पुरानी चीज़ को क्लोजली उसको देखना चाहते हैं, फिजिकली वहां पर प्रेजेंट रह के देखना चाहते हैं कैसा है, ये उन लोगों के लिए। दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये बहुत ही पॉपुलर टूरिज्म है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। टूर्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अरेंज टू सेटिस्फाई पीपल्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। सो मैंने आपको बताया कि लोगों का जो इंटरेस्ट है हिस्ट्री में उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसे टूरिज्म अरेंज किए जाते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस में उनको लेके जाया जाता है। इट कैन बी नोटेड इन दिस टेक्स्ट, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि गोपाल नीलकंठ दांडेकर, अ रिनोड मराठी राइटर, ये एक मराठी राइटर थे, यूज्ड टू अरेंज हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट इन महाराष्ट्र to explore the sites closely linked to Chhatrapati Shivaji Maharaj and his achievements. So ये जो गोपाल नीलकंठ दांडेकर जी थे ये हाइकिंग टूर्स अरेंज किया करते थे, ओके, ताकि ये क्या चीज़ को एक्सप्लोर कर सके, छत्रपति शिवाजी महाराज के अचीवमेंट्स को ये ज़्यादा क्लोजली देख सके, वो फोर्ट को वो क्लोजली देख सके, ठीक है, वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट रह के उसको एक्सप्लोर कर सके। तो ऐसे वो हाइकिंग टूर्स अरेंज किया करते थे जिनके भी और भी लोगों की जो इंटरेस्ट होती थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। टूर्स आर ऑल्सो अरेंज टू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन इंडिया सच एज फोर्ट्स इन राजस्थान, आश्रम्स ऑफ महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स के लिए टूर्स जो है वो अरेंज किया जाता था। Important places related to the Indian War of Independence in 1857. So यहाँ पर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 से रिलेटेड जो प्लेसेस है इंपॉर्टेंट, वहाँ पर जो भी वॉर्स के चीज़ें और जो एक रेप्लिका बना के रखा गया है देखने के लिए लोगों के लिए कि हिस्ट्री में क्या चीज़ हुआ था, वहाँ का टूर भी अरेंज किया जाता था। यहाँ पर एक खूबसूरत सा तस्वीर दिया हुआ है वैली ऑफ फ्लावर्स का, ओके, सो आप देख सकते हो दूर दूर तक जो फ्लावर्स के कलर है वो मतलब दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ग्रीन कलर के बॉक्स में देखते हैं क्या है। यू वुड लाइक टू नो दिस, पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज आर डिस्पर्स्ड ग्लोबली, हाउएवर दे फील यूनाइटेड
बिकॉज ऑफ देयर माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन एंड द प्लेसेस एसोसिएटेड विद दोज ट्रेडिशंस। नाउ यहाँ पर पिलग्रिमेज की बात की गई है, रिलीजियस टूरिज्म की बात की गई है। किस तरीके से, देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाना चाहते हैं। वो जो मन की शांति हम बोलते हैं ना, मन की शांति के लिए दूर दूर तक हम दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक है। सो जब ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन या फिर जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो जब ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद वो अपने आप को वहां अकेला बिल्कुल महसूस नहीं करते, वो वहां पर अपने आप को यूनाइटेड महसूस करते। यूनाइटेड का मतलब हुआ कि वो वहां पर जो भी लोग हैं वो ऐसे फील करते हैं कि वो वहीं के पार्ट है। ऐसा क्यों फील करते हैं? क्योंकि माइथोलॉजिकली अगर आप देखो, ट्रेडिशनली जो भी हमारा माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उस हिसाब से सारे भगवान क्या है, एक है। हम क्या मानते हैं, जो भी भगवान है वो सबके लिए कैसे है, एक ही भगवान है। तो इसी वजह से जहां पर भी जो भी भगवान का मूर्ति रखा गया है, जहां पर भी जिनको भी पूजा किया जाता है, वो सारे भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई पर्सन इंडिया से, समझ लीजिए, रशिया ट्रैवल किए हैं दर्शन के लिए, तो रशिया में जो भी मंदिर है, जो भी भगवान की मूर्ति वहां पर रखा गया है, वो कोई ना कोई ऐसे भगवान का रूप होगा जो इंडिया के भगवान से लिंक्ड होगा, ठीक है। इंडिया में जो भगवान की पूजा की जाती है उस भगवान से लिंक्ड होगा। तो यहां पर माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन और जो स्टोरी है वो इंसान को ऐसा फील कहीं पर भी पूरे दुनिया में ये फील नहीं करवाती कि आप अकेले हो। ये हमेशा हमें ये फील करवाती है कि हम गॉड से कनेक्टेड है, चाहे हम दुनिया में कहीं भी चले जाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। This creates a desire to travel to those places and it give rise to religious tourism. Now, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग अब ट्रैवल कर चुके हैं वो अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं, शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस कि कैसा उन्हें लग रहा है वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ की कल्चर कैसी है, वहाँ की ट्रेडिशन कैसी है, वहाँ का मंदिर कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है, कैसे वहाँ पर जो पूजा वगैरह होती है वहाँ पर वो किस तरीके से किया जाता है। तो ये सब सुनने के बाद जो और भी लोग हैं, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स में हो गए और भी फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद लोगों में एक और ऐसा डिजायर क्रिएट होता है कि हाँ, हमें भी ऐसा ट्रैवल करना चाहिए। तो इस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म का जन्म हुआ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कंस्ट्रक्शन undertaken by Ahilyabai Holkar spending from her personal funds are noteworthy. Ahilyabai wanted to provide good amenities on the pilgrim routes like Char Dham Yatras and 12 Jyotirlingas. Now यहाँ जो अहिल्याबाई होलकर जी जो थे वो अपने खुद के पैसों से ऐसे टूर ऑर्गेनाइज किया करते थे और ये पूरा ध्यान रखते थे कि पूरे टूर में स्टार्ट टू एंड लोगों को, जो भी टूरिस्ट है उस टूर में जो भी पार्टिसिपेट किए हैं, उनको गुड क्वालिटी के फूड, एमिनिटीज, सारी सर्विस जो भी है वो गुड क्वालिटी के मिले। और ये जो सारा फंडिंग वो करते थे, जो सारा पैसा वो स्पेंड करते थे, वो खुद अपने खुद के पर्सनल पैसे वो खर्च करते थे, कहीं से उनको डोनेशन या कुछ भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता था। नाउ आते हैं जियोग्राफिक टूरिज्म में। दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व्स विजिटिंग प्लेसेस टू ऑब्जर्व स्पेशल जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ अ रीजन। नाउ अलग अलग रीजन का एक ज्योग्राफिक कंडीशन होता है, ओके, जहां पर नेचुरली कुछ बन चुका होता है। सो वो प्लेस ऐसा बन जाता है कि लोग उसको जाके देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये बना है, किस तरीके से ये है। सो आप फोटो में कुछ चीज़ें देख सकते हो। एक इतना बड़ा सा पत्थर है, वो देखो कैसे एक मतलब जगह पर ऐसे रुका हुआ है कि वो लगेगा कि वो गिरने वाला है, लेकिन ये एक्चुअली में गिरता नहीं है। ये नेचर का एक सिलेक्शन है कि ये नेचर ने क्रिएट किया है। तो ये एक स्पेशल ज्योग्राफिक फीचर में आता है उस रीजन का, ओके। इट इंक्लूड वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज, प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड में जो है, वेरियस बीचेस है, यूनिक ज्योग्राफिकल वंडर्स लाइक क्रेटर लेक एट लोनार, आप तस्वीरों में देख सकते हो, रंजन खाल लेक, नेचुरली कार्व्ड आउट कैविटीज इन रॉक्स। सो ये नेचुरली कार्व्ड हुए रॉक्स है जिसमें इंसानों का कोई योगदान नहीं है, एट निघोज इन महाराष्ट्र। मेनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दिस प्लेसेस टू सेटिस्फाई देयर क्यूरोसिटी। नाउ मैंने बताया आपको क्यूरोसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ के बारे में जब आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो।
ओके। सो मैंने जो अभी आपको ये फोटो दिखाया, ये जो पत्थर एक मतलब एक जगह पे स्ट्रक्ट है, ये ऐसा लग रहा है कि ये गिरेगा लेकिन ये गिरता नहीं है। तो लोगों में ये बहुत क्यूरोसिटी है कि ये क्या साइंस है इसके पीछे। ओके। सो वो चीज़ को देखने के लिए लोग जाते हैं। इसको आप चाहे कितना भी धक्का मारो, ये नहीं गिरता है। ओके। हेल्थ टूरिज्म। People from Western countries find the health service and facilities in India comparatively cheaper and yet of good standard. Now यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को इंडिया में जो मेडिकल सर्विस मिलता है, जो हेल्थ सर्विस मिलता है, वो चीपर रेट में मिलता है एंड गुड स्टैंडर्ड का है। ओके। हेंस मेनी फॉरेनर्स प्रीफर टू कम टू इंडिया टू अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्थ सर्विस। सो बहुत से ऐसे फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ सर्विस को लेने के लिए। इंडिया इज़ द ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर बारिश, समर एंड विंटर तीनों सीजन आते हैं। ओके। विथ एम्पल सनलाइट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। और एम्पल सनलाइट अवेलेबल है, मतलब भरपूर सनलाइट अवेलेबल है 12 के 12 महीने। दिस अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम कंट्रीज विथ कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया। सो जो टूरिस्ट कोल्ड कंट्री में रहते हैं, जहाँ की जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा वार्म नहीं है, मतलब सनलाइट आता है लेकिन सनलाइट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हीट दे सके उनके बॉडी को, जैसे इंडिया में मिलता है। सो वहाँ के लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं फॉर जस्ट सनबाथ लेने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर योगा ट्रेनिंग एंड थेरेपीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा इज वन मोर रीजन टू वांट टू विजिट इंडिया। नाउ यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना है कि योगा और आयुर्वेदा जो है वो इंडिया का पार्ट है। ओके। लेकिन इंडिया के जो पीपल है उनको आयुर्वेदा में या योगा में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब उनको विश्वास भी नहीं है उतना ज़्यादा, वो उसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं। लेकिन फॉरेनर्स को पता है कि इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, इसी वजह से वो ट्रैवल करते हैं इंडिया में, योगा ट्रेनिंग लेते हैं, थेरेपिस्ट लेते हैं। आयुर्वेदा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना एलोपैथी जो है वो पूरे वर्ल्ड में क्या किया, फैला दिया, और वो खुद आयुर्वेदा के तरफ अट्रैक्ट हो रहे। लेकिन हम जो उस वेस्टर्न के एलोपैथी को यूज कर रहे हैं, हम उसके ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो उसमें आप क्या करते हो, सीधा मेडिसिन ले लेते हो, एलोपैथी मेडिसिन ले लेते हो, जो आपको मतलब नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं ना। यहाँ पर आप ये भरोसा नहीं कर पाते कि अगर मैं थोड़ा आयुर्वेदिक उपचार करूँ, जैसे काढ़ा हो गया। ओके, ये अगर काढ़ा बना के अगर मैं 2 दिन पीऊँ या 3 दिन पीऊँ तो शायद ठीक हो जाए, इसके ऊपर इंसान को भरोसा नहीं है। मतलब वक्त लगता है, लेकिन ये जो क्योर होता है ये बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट और नेचुरल वे से क्योर होता है आयुर्वेदा से। लेकिन एलोपैथी से क्या होता है, एलोपैथी से हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी आते हैं और वो पूरी तरीके से क्योर नहीं होता, वो जस्ट एक इंस्टेंट रिलीफ देता है। सो ये चीज़ों को इंडिया के लोग समझते नहीं हैं, इंडिया के लोग आयुर्वेदा को सीरियसली लेते नहीं हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स है जिन्होंने एलोपैथी का इन्वेंशन किया, उन्होंने फैला दिया पूरी दुनिया में, लेकिन खुद आयुर्वेदा के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, सो वो जानते हैं कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है और ये कितना फायदेमंद है, इसीलिए वो इंडिया में सिर्फ ये चीज़ों के लिए ट्रैवल करते हैं। नाउ एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म, विच इज ऑल्सो नोन एज एग्री टूरिज्म, इज रैपिडली डेवलपिंग, स्पेशली मेंट फॉर अर्बन पॉपुलेशन। नाउ एग्रो टूरिज्म इज एक्चुअली रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल वर्क। ओके, नाउ ये जो है ये रैपिडली डेवलप हो रहा है और ये स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन के लिए। इसका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा रूरल लाइफ या रूरल एरिया की तरफ नहीं है। नाउ इंडियन फार्मर्स आर ऑल्सो विजिटिंग फार अवे प्लेसेस लाइक एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड कंट्रीज लाइक इजराइल, वेयर एक्सपेरिमेंटेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट। सो ये टूरिज्म से किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है? फार्मर्स को, क्योंकि इस टूरिज्म में हमको ये देखने मिलता है, ये एक्सपीरियंस करने मिलता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओके, जिससे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है एट अ चीपर रेट, आप बोल सकते हो, और ज़्यादा कन्वीनियंटली। ओके, कैसे क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है नए नए, उसको यूज़ करके किस तरीके से फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है ये एग्रो बेस्ड टूरिज्म में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। स्पोर्ट्स टूरिज्म।
स्पोर्ट्स टूरिज्म वॉज डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी। सो ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आप बोल सकते हो कि हाल ही में 20th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ है। देर आर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल लाइक ओलंपिक, Wimbledon, World Chess Championship and international cricket tournaments etc. While there are events like Himalayan Car Rally on national level, events like Maharashtra Kesari wrestling competition are organized on state level. Traveling to attend such events comes under sports tourism. So ये जो टूरिज्म है ये जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स से लगाव रखता है, ठीक है, अपने हिसाब से उनके हिसाब से जो भी स्पोर्ट्स उन्हें पसंद है ये उन लोगों के लिए है। मतलब डिफरेंट पार्ट्स में जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है, कोई भी स्पोर्ट ऑर्गेनाइज्ड होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है। सो क्रिकेट जब भी कोई भी दूसरे पार्ट में वर्ल्ड में जहाँ पर भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है ये टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये सारे इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स। नाउ कुछ ऐसे स्पेशल इवेंट्स भी होते हैं जिसके लिए टूरिज्म अलग से ऑर्गेनाइज किया जाता है। पीपल वांट टू ट्रैवल एंड दे आर ऑफन ऑन द लुक आउट फॉर स्पेशल रीजन टू डू इट। नाउ यहाँ पर लोग ऐसे इवेंट्स के लिए मतलब ढूंढते रहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज किया गया है कि नहीं, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सारे स्पेशल इवेंट्स को करने के लिए एक स्पेशल रीजन भी चाहिए होता है, लाइक आर्ट फेस्टिवल हो गया, ओके, फिल्म फेस्टिवल हो गया, उसके बाद म्यूजिक फेस्ट हो गया। तो ये सारे स्पेशल इवेंट्स होते हैं। इन द 21st सेंचुरी इट हैज़ बिकम कॉमन टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स। सो ये बहुत ही कॉमन सा है, ऐसे सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत से जगह पर हमें देखने को मिलता है। विच ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट टूरिज्म। नाउ इससे टूरिज्म को प्रमोट भी किया जा सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से। फिल्म फेस्टिवल, वेरियस टाइप्स ऑफ सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन एक्सेट्रा। सो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ की बात होती है, यहाँ पर क्रिएटिविटी देखने मिलती है, तो लोग यहाँ पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ सच स्पेशल इवेंट, पीपल कीप विजिटिंग सेवरल प्लेसेस टू अटेंड सच स्पेशल इवेंट्स। सो यहाँ पर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो लोग अलग अलग जगह पे विजिट करते रहते हैं। मैनी लिटरेचर एंथुसियास्टिक इन महाराष्ट्र ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। तो ये एक ऐसा स्पेशल इवेंट है जहाँ पर कुछ ऐसे लिटरेचर एंथुसियास्टिक लोग हैं जो महाराष्ट्र में हर साल ट्रैवल करते हैं। पैन इंडिया मराठी लिटरेरी कन्वेंशन, ओके, इंग्लिश में ये नाम है, और अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये हिंदी में नाम है। चलिए देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट है द क्रूशियल इशू इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इज टू प्रोवाइड proper guidance to the national and international tourists about various aspects of the actual travel. So सबसे crucial issue क्या है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म में, कि आपका टूरिस्ट नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए अबाउट एक्चुअल ट्रैवल का, ठीक है। जिन्होंने भी वो टूर को ऑर्गेनाइज किया है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि थ्रू आउट द टूर, शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन किया गया हो, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। जो भी होटल्स में जो भी स्टे के लिए डेस्टिनेशन प्लेसेस को फिक्स किया गया है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनको सारी सुविधाएं अच्छे से मिलनी चाहिए। वहाँ पर ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, किसी के बीच झगड़ा ना हो जाए। लैंग्वेज का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई किसी के साथ मिसबिहेव ना कर ले, कोई स्लैंग लैंग्वेज में बात ना कर ले, जिससे वहाँ पर जो भी एक माहौल है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए सारे टूरिस्ट के लिए। सो ये पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ। नाउ नेक्स्ट, गिविंग प्रायोरिटी टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी फैसिलिटीज फॉर द टूरिस्ट, amenities of reasonably good standard, availability of good accommodation, good washroom facilities on the travel route is of great significance in promoting tourism. Now यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई है ये सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं अगर टूरिज़्म में डेवलपमेंट करना है तो लोग क्या देखते हैं, क्या देख के टूरिज़्म पैकेज लेते हैं या क्या देख के ट्रैवल करते हैं। सबसे पहला चीज़ सेफ्टी है। सबको अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, ओके। तो सेफ्टी अगर नहीं है तो लोग वहाँ पर जाते ही नहीं हैं और ना ही किसी को रिकमेंड करते हैं। सो सबसे पहला चीज़ क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसा है, ये सबसे पहला पॉइंट है। एमिनिटीज़ ऑफ रीजनेबली गुड स्टैंडर्ड। सो आप कहीं पर भी जा रहे हो वहाँ पर जो भी आपको खाना मिलेगा, जो भी आपको सर्विस मिलेगा, ओके, वो सारी क्वालिटी जो है वो गुड स्टैंडर्ड का होना चाहिए।
क्योंकि हम किसी को कोई भी रेस्टोरेंट तभी रिकमेंड करते हैं जब वहाँ का एम्बियंस हमें पसंद होता है, वहाँ का फूड का टेस्ट हमें पसंद होता है, वहाँ का सर्विस हमें पसंद होता है, तो तभी हम किसी को रिकमेंड करते हैं। नहीं तो हम ये चीज़ को रिकमेंड करेंगे ही नहीं और वो जो भी कंपनी है वो मतलब ग्रो नहीं करेगी। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एकोमोडेशन। नाउ रहने का जो जगह है, ठीक है, होटल्स हो गए, सो ये भी एक गुड स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी का होना चाहिए ताकि लोगों को ये पॉजिटिव फील रहे कि हाँ सब चीज़ों का बराबर ध्यान रखा गया है। गुड वॉशरूम फैसिलिटी, ये सबसे मेन है। आपका खाना अच्छा हो जाएगा, आपके पास सेफ्टी है, ठीक है, आपका रूम भी बहुत अच्छा है, सर्विस भी सब कुछ अच्छा मिला है, लेकिन अगर वॉशरूम अनहाइजीनिक है, जो रिकमेंडेशन आगे जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। कोई अगर अपने दोस्त को बता रहा है कि देख भाई सब कुछ ठीक था, वहाँ का फूड भी अच्छा है, वहाँ का होटल का रहने का जो भी सुविधा है वो भी अच्छा है, ठीक है, सेफ्टी भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो वॉशरूम है वो बहुत अनहाइजीनिक है। अब तू देख ले तेरे को जाना है या नहीं जाना है, तो रिकमेंडेशन कुछ ऐसा जाएगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू पे स्पेशल अटेंशन टू द स्पेशल नीड्स ऑफ हैंडीकैप टूरिस्ट। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि हैंडीकैप पर्सन जो होते हैं उनको भी इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो टूरिज्म सेक्टर को इस बात पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैंडीकैप पर्सन को आप नेगलेक्ट कर रहे हो, उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बराबर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी लैक कर जाएगा टूरिज्म सेक्टर, कहीं ना कहीं पर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज। नाउ यहाँ पर अगेन किस चीज़ में आ रहे हैं हम? प्रिजर्वेशन में। ओके, हिस्टोरिकल हेरिटेज को कोई डैमेज ना पहुंचे, इसके लिए बहुत से ऐसे प्रिकॉशन मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। इट इज एसेंशियल दैट फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एट एनी इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल वैंडलाइजिंग और डिफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। नाउ यहाँ पर ये कहा गया है आपको हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में जाके उसको गंदा नहीं करना है, ठीक है, उसको स्पॉइल नहीं करना है, उसके ऊपर कुछ लिखना नहीं है, उसमें ना कोई डैमेज करना है, तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं करना होता है, उसको सिर्फ आपको देखना है, उसको छूना नहीं है। ओके, सो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू अवॉइड इट एवरीबडी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग ऑन वॉल्स और कार्विंग ऑन ट्रीज। सो ये सारी चीज़ें हो गए कि आपको कहीं पर कुछ लिखना नहीं है, कोई भी अगर ट्रीज है तो उसके ऊपर कार्विंग नहीं करना है, अपना नाम नहीं लिखना है वहाँ पर, ये सारे जो भी इमैच्योर्ड हरकतें हैं ये नहीं करना होता है। पेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इन गैरिश कलर एक्सेट्रा। सो आपके पास अगर कोई कलर है तो आपने उसको कलर कर दिया, ये सब अवॉइड करना है, ये सब इमैच्योर्डनेस है। ओके, बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें समझाना है, उन्हें रोकना है, खुद भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। ओके, लैक ऑफ गुड एमिनिटीज इन द प्रीसेंट्स ऑफ द हेरिटेज साइट्स कॉजेस फ्लिथीनेस। नाउ यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हेरिटेज साइट में अगर प्रॉपरली गुड एमिनिटीज को मेंटेन नहीं किया गया है, प्रीसेंट्स का मतलब हो गया कि अगर बराबर से बाउंड्री लाइन हो गया या फिर पार्किंग एरिया हो गया, ये सब मेंटेन नहीं किया गया है, तो क्या हो सकता है? फ्लिथीनेस, मतलब वहाँ पर लोग कचरा कर सकते हैं, ठीक है, लोगों के पास कोई एक लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री लाइन नहीं खींचा हुआ है, लोग ज़्यादा अंदर तक जा सकते हैं, ठीक है, लोग स्पॉइल कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वहाँ पर कोई भी एक केयरलेस तरीके से कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द टूरिस्ट दैट पैम्फलेट, गाइड्स एंड हिस्ट्री बुक्स अबाउट ए टूरिस्ट साइट बी अवेलेबल इन देयर ओन लैंग्वेज। मतलब टूरिस्ट साइट में जो भी पैम्फलेट बुक्स होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल होना चाहिए। तो जो भी टूरिस्ट है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी लैंग्वेज उनको प्रिफरेबल होगा, जो भी लैंग्वेज से वो कंफर्टेबल होंगे, वो बुक उठाकर वो पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है, वो उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे बुक्स वहाँ पर अवेलेबल होना ज़रूरी है। हैंस सच लिटरेचर शुड बी मेड अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेज। सो वेरियस लैंग्वेजेस में ये सारी चीज़ें बनानी ज़रूरत है। इट वुड बी हेल्पफुल इफ द टैक्सी ड्राइवर आर ट्रेन टू कन्वर्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो भी टैक्सी ड्राइवर्स है उनको अगर हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे सके, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादातर टैक्सी में ट्रैवल करते हैं
और अगर टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बातें ज़रूर करेंगे। और अगर टैक्सी वाले को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आता है और उनको कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो वो गाइड कर सकते हैं उस टूरिस्ट को अच्छे से। जो भी प्लेसेस के बारे में वो उन्हें बताएंगे वो सच बात बताएंगे और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उन्हें देंगे। सो इस तरीके से क्या होगा, टैक्सी ड्राइवर का जो भी वो कर रहा है काम, वो काम भी चलेगा उसका, और साथ ही साथ जो टूरिस्ट है उनको भी मतलब सच्चाई और एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। दे मे ऑल्सो बी ट्रेन्ड एज टूरिस्ट गाइड्स। सो टैक्सी ड्राइवर को टूरिस्ट गाइड की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरीके से टूरिस्ट को गाइड किया जाना चाहिए, ठीक है, उन्हें ठगना नहीं है। ओके, तो आपने देखा होगा आमिर खान का एक प्रमोशन आया करता था, अतिथि देवो भव। इसमें क्या बताया जाता था कि टूरिस्ट जो है वो हमारे लिए क्या है, भगवान के बराबर है। रिस्पेक्टफुल मैनर से उनके साथ पेश आना चाहिए, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इस बात का हमें ध्यान रखना है, उन्हें टीज नहीं करना है, ठीक है, उन्हें कोई ऐसा झूठा इंफॉर्मेशन नहीं देना है और लूटना नहीं है, ठगना नहीं है। ये सारी बातों का ध्यान रखना है और ये सारी बातों को प्रैक्टिस में लाना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर दिया हुआ है घारापुरी केव्स का, एंड नीचे एक और भी बहुत ही खूबसूरत सा है, काश पत्थर करके जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। चलिए 8.4 में आते हैं, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। इट इज अ हार्ड टास्क टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट। सो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क होता है कि हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करके रखना, उसको उसकी देखभाल करते रहना, ओके, मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। आवर कंट्री इज़ वेरी रिच विथ हिस्टोरिकल साइट्स डेटिंग टू एंशियंट। नाउ हमारी कंट्री में जो हिस्टोरिकल साइट्स है वो बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड, तीनों ही पीरियड के आपको हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ देखने मिलेगी। इट इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विथ अबंडेंस ऑफ नेचर, और यहाँ पर जो नेचर है, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो भी भरमार है यहाँ पर। हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल जिसको हम मैन मेड बोलते हैं, कल्चरल हेरिटेज। There are some heritage sites in India which are acclaimed globally, such as Taj Mahal at Agra. So कोई भी कंट्री का जो भी हेरिटेज है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है नेचुरल और एक है कल्चरल। नेचुरल वाला जो नेचुरली बना है और कल्चरल वाला मैन मेड है। नाउ यहाँ पर इंडिया में कुछ ऐसे हेरिटेज साइट्स है। There are some heritage site in India which are acclaimed globally. Now कुछ ऐसे हेरिटेज साइट है इंडिया में जिनको ग्लोबली रिकग्निशन मिला है, और वो कौन से है? ताजमहल एट आगरा। तो सबको पता है कि ताजमहल जो है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, 7 अजूबे जिसको आप बोलते हो, द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी एट जयपुर, आप तस्वीरों में देख सकते हो, एंड ऑल्सो द रॉक कट केव एट अजंता, वेरुल एंड घारापुरी एलिफेंटा, जो एलिफेंटा केव्स हम बोलते हैं वो एलिफेंटा केव्स, ओके, घारापुरी एक्चुअल नाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस इन महाराष्ट्र। सो अगर आप रेलवे से ट्रैवल करोगे महाराष्ट्र में, सो आपको ये जगह देखने मिल जाएगा। कास्ट प्लेटो इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स विच इज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। तो ये एक वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। तो वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाना चाहते हैं। फॉरेन टूरिस्ट कम इन लार्ज नंबर टू विजिट द हेरिटेज साइट इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में जो भी हेरिटेज साइट है उसमें फॉरेन से बहुत से ऐसे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। इट मेक्स अस फील वेरी प्राउड व्हेन एन इंडियन हेरिटेज साइट इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग है कि इंडिया में कोई एक ऐसा हेरिटेज साइट है जिसको ग्लोबली रिकग्निशन मिला है, जहाँ पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। However, whenever we visit such places, we feel very disappointed because of what we see there. Now, हमें वहाँ पर जाने के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ ऐसा देखने मिलता है। क्या है वो? We get to see that people have written their names with charcoal, have drawn pictures, vandalizing the heritage site. ओके, सो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि लोगों ने अपने नाम लिख के रखे हैं, ठीक है, जो इमैच्योर्डनेस में आपको बता रहा था, जो नहीं करना है आपको।
तो चारकोल से लिखे हुए हैं, पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं। वैंडलाइजिंग द हेरिटेज साइट का मतलब है पूरा मतलब खराब कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है। और ये सब चीज़ जो भी फॉरेनर टूरिस्ट है देख के क्या सोचते होंगे कि हमें हमारी चीज़ों का ही मतलब ख्याल रखने नहीं आता, हमें कदर नहीं है वो चीज़ की। इट अफेक्ट्स अवर इमेज एज अ नेशन, तो इमेज पे तो असर पड़ेगा ना। टू प्रिजर्व द हेरिटेज साइट वी नीड टू रिजॉल्व दैट। तो अगर हमें इसको प्रिजर्व करना है तो क्या चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई शॉल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ हेरिटेज साइट्स। सो ये हमें कसम लेना है, ये हमें एक प्लेज लेना है कि मैं कभी भी कोई भी हेरिटेज साइट में ऐसी कोई गंदगी नहीं करूंगा। आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वैंडलाइजिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। सो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारी जो हेरिटेज साइट है वो गंदा हो, वो स्पॉइल हो। चलिए देखते हैं ग्रीन कलर के बॉक्स में क्या दिया है, हेरिटेज वॉक। नाउ हेरिटेज वॉक क्या होता है? टू गो ऑन अ टूर फॉर विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इज नोन एज हेरिटेज वॉक। तो जब भी आप कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हो तो उसको जब एक्सप्लोर करते हो तो आप क्या कर रहे हो? बाय वॉकिंग एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए उसको हेरिटेज वॉक बोला गया है। वन कैन एक्सपीरियंस अ थ्रिल ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री बाय पार्टिसिपेटिंग इन हेरिटेज वॉक। तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगा, एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाला फीलिंग आएगा कि आप उस हिस्टोरिकल हेरिटेज के पार्ट बने हुए हो, हेरिटेज वॉक आप कर रहे हो, बराबर। हेरिटेज वॉक्स एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन मेनी कंट्रीज। नाउ ये जो हेरिटेज वॉक है ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया था और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत सारे लोग मिलके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस को, साइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू मैनी मिलेनियम्स। नाउ यहाँ पर यह बताया गया है कि इंडिया में जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। मिलेनियम्स का मतलब हो गया आपको यहाँ पर हज़ारों साल पुराना चीज़ देखने मिल जाएगा। एवरी रीजन ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस फ्रॉम एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो कोई भी आप इंडिया के रीजन में चले जाओ, आपको वहाँ पर एंशियंट से मॉडर्न पीरियड तक का कुछ ना कुछ देखने आपको जरूर मिल जाएगा। द हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज्ड इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज वेल नोन। तो अहमदाबाद में यह हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, वेल नोन है। इन द सिटी ऑफ मुंबई एंड पुणे इन महाराष्ट्र सच वॉक्स आर ऑर्गेनाइज्ड रेगुलरली। तो महाराष्ट्र में भी ये रेगुलरली ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेरिटेज वॉक कैन एनकरेज पीपल टू सपोर्ट प्रोजेक्ट लाइक कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, टू कलेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट देम एंड टू पब्लिश इट थ्रू वेरियस मीडिया। नाउ ये हेरिटेज वॉक करता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है कि पीपल को, लोगों को ये एनकरेजमेंट मिलता है कि वो कोई एक ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे जो कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन ऑफ दिस हेरिटेज मॉन्यूमेंट में मतलब योगदान दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई एक ऐसा ग्रुप है जो ये ख्याल रखता है कि इस हेरिटेज को मुझे मेंटेन करके रखना है, मैं इसका सब कुछ देखभाल करता हूँ, तो मुझे फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, फंडिंग कर सकते हैं ताकि हम अपनी ग्रुप को प्रॉपरली चला सके और उस हेरिटेज को मेंटेन कर सके। तो इस तरीके से लोग एनकरेज भी होते हैं। टू कलेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट देम एंड टू पब्लिश इट थ्रू वेरियस मीडिया, मतलब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया जाता है। ऑथेंटिक का मतलब होता है सच्चाई और प्रूफ किया हुआ जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो, ठीक है, प्रूफ्ड है, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, प्रूफ है। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट किया जाता है। जो भी हिस्टोरिकल वॉक्स करते हैं वो कलेक्ट करते हैं, फिर वो पूरा एक अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको पब्लिश भी कर सकते हैं थ्रू वेरियस मीडियाज, इंटरनेट है, बुक्स है, ठीक है। रेसिडेंट्स ऑफ रिनोड सिटीजन्स हु हैव पास्ड अवे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हेरिटेज। तो जो फेमस लोग थे, रिनोड पर्सन थे, उनके जो घर है, रेसिडेंस है, वो भी आज हेरिटेज के पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस का जो घर है कोलकाता में, वो अभी एक हेरिटेज पार्ट है। वहाँ पर लोग जाते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं, ये देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके का सुभाष चंद्र जी का घर था, वो किस कमरे में रहते थे, उनके कमरे में जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ वही जगह पर, मतलब एक अगर खराब हो गया तो उसका रेप्लिका बना के रखा गया है, लेकिन मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो वो भी एक हेरिटेज साइट बन चुका है अभी, उसमें लोग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। In some cities, blue plaques with the name and other relevant information of such citizens are placed on their residence as a part of heritage scheme.
नाउ ब्लू प्लेक्स आप देख सकते हो फोटो में किस तरीके से है, उसमें जो भी पर्सन है उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ डेथ, वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें दिया रहता है और ये लगाया हुआ रहता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे करियर पर्सपेक्टिव से कि कैसा करियर हम पा सकते हैं इसमें। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज एन इंडस्ट्री विथ पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो यहाँ पर जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इनके पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वो पोटेंशियल, वो पावर है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके। सो फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर एक हेरिटेज साइट है तो वहाँ पर लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग विजिट करेंगे। तो जब फॉरेन से लोग विजिट करेंगे, लोग आएंगे यहाँ पर, तो रहेंगे कहाँ पर? उसके लिए क्या चाहिए? होटल्स चाहिए। ओके, सो होटल्स बनेगा तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है, जो भी वहाँ पर काम करेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, बराबर। अब वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब जो भी टूरिस्ट रह रहे हैं वो ट्रैवल भी तो करेंगे, तो जो भी टैक्सी ड्राइवर्स है, जो भी व्हीकल्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी क्या होगा? उसमें भी उनका बिजनेस चलेगा। अब जो भी टूरिस्ट है वो रह रहे हैं तो वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे ना, खाएंगे पिएंगे, तो जो भी रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर वो भी चलेंगे। तो आप समझ रहे हो कि सिर्फ एक चीज़ के वजह से कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उस एरिया में, पर्टिकुलर उस एरिया में। तो इस वजह से ये कहा गया है कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के पास वो पोटेंशियल है, वो एक पावर है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर सके। ना यहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गया कि कोई एक गाइड भी चाहिए उनको, जो गाइड कर सके, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके, वो जो भी वो साइट पे वो विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वहां पर। इफ मैनेज प्रोफेशनली इट इज वेरी स्टेबल इंडस्ट्री। और अगर इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनली मैनेज किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, यहां पर कोई भी मेसअप नहीं होता। इट हैज ट्रमेंडियस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन। सो ये एक स्टेबल इंडस्ट्री है और स्टेबल इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए और इनोवेटिव और भी जितने भी आपके आइडियाज़ होंगे, क्रिएटिविटी आइडियाज़ होंगे, वो आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो। ओके, अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये हमने पहले ही देख लिया कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। The country which is a tourist destination begins to receive revenue even before a tourist arrive at the airport of that country. So यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी कंट्री में जहाँ पर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, पुरानी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट ट्रैवल करेगा तो वो ट्रैवल करने से पहले अपना स्पेंडिंग करना चालू कर देता है, और वहीं पर जो कंट्री में वो स्पेंडिंग कर रहा है, इसका मतलब वो कंट्री को रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जा रहा है इवन बिफोर वो टूरिस्ट अभी तक उस कंट्री में गया तक नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जाने के लिए, तो पेमेंट, ठीक है, रेवेन्यू गया। देन होटल्स पहले बुक करवाने पड़ेंगे, ठीक है, अकोमोडेशन बुक करना ज़रूरी है, वो वहाँ पर जाके कहाँ रहेंगे। ओके, फिर ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी भी शायद वो बुक कर ले। तो इस तरीके से जो गाइड होते हैं वहाँ पर गाइड भी बुक करना पड़ता है पहले से। तो ऐसे हिसाब से जो भी एक कंट्री होता है जहाँ पर बहुत सारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस है, अगर वहाँ पर कोई भी टूरिस्ट ट्रैवल करता है तो वो टूरिस्ट ट्रैवल करने से पहले ही रेवेन्यू देना चालू कर देता है उस कंट्री को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि ही हैज़ टू पे फॉर हिज वीज़ा, he spends for his travel, stays in hotels, food, payment for translator and guides, buying newspaper, reference books and souvenirs, etc. तो यहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। सोवेनर्स का मतलब होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसको आप एक डमी पीस बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि ये छोटा सा एक मॉडल पीस है। आप अगर पेरिस घूमने जाते हो तो जो पेरिस का जो आईफिल टावर आप देखते हो, तो वो आईफिल टावर को आप नहीं लेके आ सकते, आप फोटो निकाल के लेके आ सकते हो, लेकिन उसको उठा के तो नहीं लेके आ सकते ना। तो उसका छोटा छोटा डमी वहाँ पर बिकता है, ठीक है, जो लोकल मार्केट होता है, तो वही सोवेनिर्स है। तो जब आप वो डमी पीस को आप खरीद के लाओगे, आप अपने घर पे उसको एज अ शो पीस रखोगे, तो वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप यहाँ पर घूमने गए थे और कैसे कैसे एक्सपीरियंस आपने किए थे। तो आप बोल सकते हैं ये एक यादगार पल को याद रखने के लिए ऐसे चीज़ें हम खरीदते हैं। दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। नाउ इस चीज़ से सबसे बड़ा फायदा क्या है, किसी भी कंट्री को उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है
उससे इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है। मार्केट्स इन द विसिनिटी ग्रो अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ अ टूरिस्ट सेंटर। तो यहाँ पर जो भी मार्केट है, मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पर भी एक हेरिटेज साइट है उसके आसपास जितना भी होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, गाइड्स हो गए, उसके बाद टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, व्हीकल्स हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर बताया है मार्केट इन द विसिनिटी, मतलब आसपास जो भी है, ग्रो अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सेंटर। तो अगर टूरिस्ट सेंटर बनेगा तो आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो बिगिन टू डेवलप। नाउ हम जो भी जगह पे घूमने जाते हैं या फॉरेनर्स जो भी हमारे यहाँ घूमने आते हैं, जो पर्टिकुलर एक प्लेस होता है ना, वहाँ पर एक लोकल मार्केट होता है। तो उस लोकल मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे हैंडमेड चीज़ें मिल जाएंगे जो वहाँ के लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपको और कोई लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। तो हम उसको क्यों खरीदना चाहते हैं? कोई भी मतलब जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में घूमने जाता है, उस रीजन में घूमने जाता है, तो वो क्यों खरीदना चाहता है वहाँ का लोकल जो भी प्रोडक्ट है? वो एक सिंबल होता है कि हम यहाँ पर हाँ घूमने गए थे, ये हमने यहाँ से खरीद के लाया था। ऐसा होता है ना कि घर पे अगर कोई मेहमान आते हैं या हमारे जो भी कजिन्स होते हैं, वो जब हमें पूछते हैं कि ये कितना अच्छा है, ये जो शो पीस है ये कहाँ से लिया था, तो तब आप बताते हो कि जब हम ये जगह पे घूमने गए थे तो वहाँ के लोकल मार्केट्स में हमें ये मिला था। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर प्लेस का जो भी लोकल मार्केट होता है वो डेवलप होना चालू हो जाता है। द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीजेस। नाउ क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर जगह पे कोई भी अगर हेरिटेज मॉन्यूमेंट है तो उसके आसपास जितना भी लोकल एरिया है, जो भी लोकल लोग हैं, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक स्पेशलिटी बनाते हैं। मतलब फूड में कोई ना कोई एक तरीके से एक स्पेशल फूड बना देते हैं जो कि वहाँ की स्पेशलिटी होती है। जैसे मुंबई का वड़ा पाव है, ठीक है, जैसे कोलकाता का रसगुल्ला है, वैसे हर एक पर्टिकुलर रीजन का वहाँ के लोकल पीपल ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसा एक स्पेशल चीज़ रखे हम जो यहाँ की स्पेशलिटी मानी जाए और टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और उसको खरीदे। ओके, तो इस तरीके से जो लोकली प्रोसेस्ड फूड है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एंड क्योंकि हर एक टूरिस्ट जब वो टूर पे होता है, ये ह्यूमन नेचर है, हम सभी करते हैं, जब हम टूर पे होते हैं तो हम हर एक नया नया चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं। कोई भी हम प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ की क्या स्पेशलिटी है हम उसको ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट में हो, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ का जो भी लोकल फूड है, लोकल एथनिक हैंडीक्राफ्ट से इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे ही ये ज़्यादा बिकने लगता है तो वहाँ के लोग इसे और ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं। इट रिजल्ट इन बेटर इनकम फॉर लोकल आर्टिसंस, बिजनेस पीपल एंड वेज अर्नर। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं, लोकल आर्टिसंस है, बिजनेसमैन है, और वेज अर्नर वो होते हैं जो डे टू डे मतलब कमाते हैं। मतलब एक दिन उन्होंने कोई काम किया, कहीं पर कोई वर्क किया, तो उन्हें डे वाइज पेमेंट मिल जाता है, तो उसको वेजेस बोलते हैं। ओके, तो ऐसे जो इनकम है वो बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर जगह की। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। तो चलिए महाराष्ट्र में किस तरीके से टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ वो देखते हैं। महाराष्ट्र इज द स्टेट ब्लेस्ड विद रिच हेरिटेज। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो हेरिटेज का पूरा भरमार है, मतलब भंडार है, ठीक है। इतना सारा है कि आप कहीं पर भी चले जाओ आपको कुछ ना कुछ देखने मिल ही जाता है। जैसे कि द मच एडमायर्ड रॉक कट केव्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता, वेरुल एंड घारापुरी, जिसको हम एलिफेंटा केव्स के नाम से भी जानते हैं। पिलग्रिम सेंटर्स भी है यहाँ पर। कौन से है देखते हैं, लाइक देहू, अलंदी, जेजूरी, पंढरपुर, शिरडी, शीगांव, तुलजपुर, कोल्हापुर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, पैथान, हाजी मलंग, गुरुद्वारा एट नंद, माउंट मैरी चर्च इन मुंबई एक्सेट्रा। सो ये सारे क्या है, पिलग्रिम सेंटर्स है, ठीक है। यहाँ पर आप दर्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। हिल स्टेशंस भी है, हिल स्टेशंस देख लेते हैं कौन से है, लाइक महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावाला, माथेरान, चिकलधारा एक्सेट्रा। सो ये सारे हिल स्टेशन हो गए। डैम्स, ओके, डैम्स भी है, देखते हैं कौन से है, एट कोयना नगर, जयकवाड़ी, भटगर, चंडोली एक्सेट्रा। सो ये सारे जगह पर आपको डैम्स देखने मिल जाएंगे। मैंने सारी तस्वीरें लगा दी है, आपको देखने को मिल भी रहा है। एंड सेंचुरीज भी है, ओके, देखते हैं, एट दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा एक्सेट्रा। तो मतलब एक्सेट्रा हर जगह पर है, मतलब जो भी नाम यहाँ पर दिए हैं सिर्फ इतने नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। आर अमॉन्ग द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर इन महाराष्ट्र। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर है। मतलब महाराष्ट्र में आप कोई भी जगह पे चले जाइए, आपको कोई ना कोई एक चीज़ ऐसा मिल ही जाएगा हिस्टोरिकल देखने के लिए जो
हेरिटेज में आता है। द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन 1975। तो ये एक मतलब कॉरपोरेशन है जो सेटअप किया गया था 1975 को। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का टूरिज्म बढ़े उस चीज़ में इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया गया है। द कॉरपोरेशन हैज़ प्रोवाइडेड फैसिलिटीज ऑफ टूरिस्ट होटल एट 47 प्लेसेस। तो यहाँ पर कॉरपोरेशन ने क्या प्रोवाइड किया है, होटल्स प्रोवाइड किए हैं 47 प्लेसेस में। टुगेदर दिस होटल्स कैन अकोमोडेट मोर देन 4000 टूरिस्ट। नाउ अगर आप 47 के 47 प्लेसेस के सारे होटल्स को पकड़ लो तो टोटल 4000 टूरिस्ट एक टाइम पे रह सकते हैं। सो जस्ट आप एक कैलकुलेशन लगा लो कि एक टूरिस्ट अगर एक दिन का 2000 ऑन बेसिस, एक नाइट का 2000 अगर वो रेंट पे करेगा, ठीक है, तो 4000 टूरिस्ट का कितना रेंट होता है। जस्ट आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लो कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है यहाँ पर, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पर। ओके, मैनी प्राइवेट entrepreneurs are also providing hospitality service to tourists। नाउ यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने यहाँ पर होटल्स भी खोल रखे हैं जहाँ से हॉस्पिटैलिटी सर्विस मिलता है टूरिस्ट को, लाइक ताज होटल हो गया, ओबरॉय होटल हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, ज़रा देखते हैं क्या है। एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स। ओके, ये टाइटल है। भिलेर इज अ विलेज नियर महाबलेश्वर। भिलेर नाम का एक विलेज है महाबलेश्वर में, विच बूस्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरीज। सो यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी भरमार है एंड वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज मिलते हैं, मतलब फेमस है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स। सो इस विलेज को विलेज ऑफ बुक्स भी बोला जाता है, ये एक टाइटल दिया गया है इस विलेज को। एवरी हाउस होल्ड इन दिस विलेज मेंटेन अ लाइब्रेरी ऑफ इट्स ओन फॉर द टूरिस्ट टू एंजॉय। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब वहाँ के जितने भी घर है हर घर में एक अपना सेपरेट लाइब्रेरी है जहाँ पर टूरिस्ट क्या कर सकता है, पढ़ सकता है और मतलब अपना दिन गुजार सकता है, ऐसा है, एंजॉय कर सकता है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम विद अ व्यू टू एक्सेलरेट द रीडिंग कल्चर। नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक एनकरेजमेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया है एक स्कीम को, ताकि रीडिंग का जो कल्चर है वो बढ़ सके। मूवमेंट फॉर द रीडर टूरिस्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर एनरिच्ड बाय द वर्क ऑफ ओल्ड एंड न्यू ऑथर एंड सन्स। सो यहाँ पर जो भी टूरिस्ट मतलब जिसको रीडिंग का बहुत शौक है वो यहाँ पर मराठी लिटरेचर को क्या करता है, एंजॉय करता है। नाउ ये मराठी लिटरेचर कौन से ज़माने के हैं, पुराने ज़माने के जो ऑथर्स थे, सन्स थे, वो जो लिख के गए हैं, जो भी लिटरेचर वर्क है, जो भी हिस्ट्री है, किस किस चीज़ की हिस्ट्री है ज़रा देखते हैं। इट इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट लाइक बायोग्राफीज है, ऑटोबायोग्राफीज है, फिक्शन स्टोरीज है, पोइट्रीज है, लिटरेचर बाय वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स के द्वारा कुछ चीज़ें लिखी गई, लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स है, किड्स के लिए है, एक्सेट्रा। तो इतनी सारी भरमार है लिटरेचर की कि जिसको रीडिंग का, जो टूरिस्ट को रीडिंग का शौक है वो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसको मिलता है। इफ़ यू गो टू महाबलेश्वर मेक इट अ पॉइंट टू विजिट भिलेर एज वेल। तो अगर आप कभी महाबलेश्वर जाते हो तो भिलेर विलेज में ज़रूर जाइएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लोगो दिया है जहाँ पर लिखा है पुस्तकांचा गांव, एंड एक पुस्तक मीन्स बुक बनाया हुआ है और उसके बीच में एक स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, एंड ऊपर लिखा हुआ है आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि मेरे घर का जो सबसे बड़ा जो धन है, जो रत्न है, वो शब्द है। यहाँ पर क्योंकि बुक्स है ना, तो आप जब रीडिंग करते हो तो वही आपके लिए क्या है, वही आपके लिए जेम है, वही आपके लिए खजाना है। क्योंकि एजुकेशन ही क्या है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो नॉलेज ही क्या होता है, वो नॉलेज ही धन होता है सबसे बड़ा। सो यहाँ पर कुछ एक दिया है येलो कलर बॉक्स में, यू वुड लाइक टू नो दिस। कल्चरल टूरिज्म includes activities like visiting educational institute of repute, trying to get a glimpse of a local culture, history and tradition, visiting historical monument at a place, trying to appreciate the achievement of local people and also participate in the local festival of dance and music। So यहाँ पर ये basically बताया गया है कि जो भी cultural tourism होता है उसमें जो भी activities होते हैं, like आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हो, ठीक है, तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ पर विजिट कीजिए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स अगर है तो वहाँ पर विजिट कीजिए।
ट्राई कीजिए कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, लोकल पीपल अगर वहाँ पर है तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स पाए हैं उनके लिए वो एप्रिसिएशन आप दिखाइए और लोकल चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी फेस्टिवल्स वगैरह वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, डांस म्यूज़िक, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। डू यू नो महाबलेश्वर एंड पंचगनी आर हिल स्टेशन। सो यहाँ पर महाबलेश्वर और पंचगनी जो है वो दोनों हिल स्टेशन है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट अराइव हियर, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, थाउजेंड्स में। These tourists are accompanied by guides who provide relevant information on the sightseeing tour. So यहाँ पर हर एक टूरिस्ट के साथ एक गाइड होता है, वो उन्हें रेलेवेंट मतलब सच्चाई, फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो इंफॉर्मेशन उन्हें देते हैं वाइल साइट सीइंग। जब वो घूमते हैं टूर में तब हर एक चीज़ के बारे में वो बताते हैं कि ये किसने बनाया है, ये कब बनाया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन। At some places, photographers are present to click nice snaps for the tourists. So photographers भी होते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब बीचेस में घूमने जाते हो तो वहाँ पर फोटोग्राफर्स होते हैं जो तभी के तभी आपके फ़ोटो खींचेंगे और आपको प्रिंट निकाल के भी दे देंगे। तो ऐसे फोटोग्राफर्स के लिए भी वहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। हॉर्स कीपर्स प्रोवाइड हॉर्सेस फॉर हॉर्स राइड्स एंड हॉर्स कार्ट राइड्स. It is local people who are engaged in these activities and they can earn good money for their services. In short, tourism become a major source of their livelihood. जिनके पास घोड़े होते हैं वहाँ पर वो घोड़े प्रोवाइड करते हैं एज अ सर्विस, ठीक है, घुड़सवारी के लिए, घोड़ा गाड़ी की सवारी के लिए, ठीक है, और ये लोकल पीपल करते हैं वहाँ के। ओके कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई ऐसा अलग से कंपनी नहीं है जो इसको चलाता है। वहाँ पर जो लोकल पीपल है ये सब काम करते हैं, ये सब सर्विस में एंगेज्ड है और इससे उन्हें एक गुड सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। इन शॉर्ट, टूरिज्म जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, मतलब उन लोगों के लिए टूरिज्म ही सब कुछ है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, हर एक चीज़ आपने देखा है, सारे फोटोज़ मैंने यहाँ पर लगा दिए थे ताकि आपको हर एक चीज़ देखने मिले कि कौन सा कैसा दिखता है, क्या है। ओके एंड वेल दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।